नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले दोस्तों पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भाग 7 है। भाग 6 हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने इन भागों को यानी कि इन 6 भागों को नहीं देखा है तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी या फिर यहाँ पर आई बटन पर भी आप उन सभी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। तो 1 बाय 1 करके देखिएगा। सारी के सारी जो वीडियोज़ हैं वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो सेटेट एग्जाम हो, रीट एग्जाम हो, एमपीटेट एग्जाम हो या फिर सुपर टेट एग्जाम हो, सभी के लिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, खेलकूद का एक लाभ नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में खेलकूद का कौन सा एक लाभ नहीं है इसके बारे में पूछा गया है। मानसिक विकास होता है, बिल्कुल सही है। खेलने से मानसिक विकास होता है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। मांसपेशियां मजबूत होती है, ये भी सही है। खेलने कूदने से मानसिक विकास होता है, शरीर की प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है और मांसपेशियां भी मजबूत होती है। यहाँ पर रक्त संचार बिगड़ जाता है, यहाँ लाभ नहीं होता है। खेलने कूदने से रक्त संचार अच्छा होता है, ना कि बिगड़ता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कबड्डी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। सरल सा प्रश्न है। आप सभी को पता होगा कि कबड्डी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो ये होते हैं 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी की टीम में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। सहभागिता, याद करना, प्रश्न पूछना या फिर न्याय और सम्मान। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा याद करना। पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए याद करना संकेतक नहीं होना चाहिए। बाकी सहभागिता, प्रश्न पूछना और न्याय और सम्मान ये तीनों ही होने चाहिए। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का प्रयोग होता है। इन सभी प्रश्नों को दोस्तों जो 6 पार्ट है उनमें अच्छे से समझाया है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको आंसर की ही जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर आपको बताना है रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का प्रयोग होता है। लिखित प्रश्न, अधिविन्यास, जांच सूची या फिर अवलोकन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अवलोकन। रेटिंग स्केल में अवलोकन तकनीक का प्रयोग होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी खिलाड़ी की योग्यता की पहचान होती है, किससे होती है। सरल सा प्रश्न है। आप सभी को चारों विकल्पों को देखकर ही आंसर का पता चल गया होगा। योग्यता से, उसकी लग्न से, जाति से या फिर आर्थिक स्थिति से। तो राइट आंसर होगा योग्यता से। किसी खिलाड़ी की योग्यता की पहचान उसकी योग्यता से होती है, ना कि उसके लग्न से, जाति से, ना कि आर्थिक स्थिति से। किससे होती है? योग्यता से। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है। यहाँ पर ईवीएस कक्षा में पूछा गया है चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ईवीएस की कक्षा में चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण और श्यामपट्ट का उपयोग भी होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैडमियम, आर्सेनिक, पारा या फिर ये सभी। तो यहाँ पर मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पारा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पारा। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या फिर अजमेर में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अजमेर में। याद रखिएगा जो पुष्कर मेला है वो अजमेर में आयोजित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क NCF ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की। कौन से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ने की है? NCF 1988 ने, NCF 2000, NCF 1975 ने या फिर NCF 2005 ने। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा NCF 1975 ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की। किसने की? NCF 1975 ने। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। यहाँ पर आपको बताना है वो कौन सा देश है
जिसमें क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत या फिर अमेरिका? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि 11 जुलाई को मनाया जाता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को? विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या फिर विश्व जल दिवस? तो यहाँ पर 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को याद रखिएगा कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि, यहाँ पर आपको अदिश राशि के बारे में बताना है, कौन सी होगी? गुरुत्वाकर्षण है, संवेग है, भार है या फिर द्रव्यमान है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा द्रव्यमान। अदिश राशि के अंतर्गत द्रव्यमान आता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का है, तमिलनाडु का है, असम का है या फिर उत्तर प्रदेश का है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा असम। याद रखिएगा, बिहू भारत के असम राज्य का लोक नृत्य है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का वैश्विक धरोहर स्थल जो एक से अधिक राज्य में स्थित है वो कौन सा स्थल है? वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है, भारत की माउंटेन रेलवे है, सुंदरवन नेशनल पार्क है या फिर कालका शिमला रेलवे है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो एक से अधिक राज्य में स्थित है भारत का वैश्विक धरोहर स्थल वो भारत की माउंटेन रेलवे है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है या फिर कौन सी गैस जिम्मेदार है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, ताजमहल के पीले होने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अल बिरूनी जिस देश से आया उसका नाम क्या है? अल बिरूनी किस देश से आया था, इसके बारे में आपको बताना है। अफगानिस्तान से आया था, बांग्लादेश से आया था, उज्बेकिस्तान से आया था या फिर ओमान से आया था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उज्बेकिस्तान से आया था। याद रखिएगा, जो अल बिरूनी जिस देश से आया था उस देश का नाम क्या था? उज्बेकिस्तान था। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट एक भाग है, नेपाल का है, भारत का है, तिब्बत का है या फिर म्यांमार का है? तो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट के बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर हमारा नेपाल होगा। नेपाल का एक भाग है माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए नगरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं? आबू धानी में पाए जाते हैं, बर्लिन में पाए जाते हैं, थिम्बू में पाए जाते हैं या फिर काबुल में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर होगा आबू धानी। याद रखिएगा, आबू धानी में रेत के पहाड़ जिसे हम रेत के टीले कहते हैं वो आबू धानी में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण पर होना चाहिए, मास्टरी लर्निंग पर होना चाहिए, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां या उत्तेजना पर आधारित होना चाहिए या फिर समय का सदुपयोग पर केंद्रित होना चाहिए? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजना पर केंद्रित होना चाहिए ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है या फिर किसका प्रयोग करना चाहिए? पोर्टफोलियो का, आवधिक परीक्षाएं का, गृह कार्य का या फिर योगात्मक कार्य का? सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा पोर्टफोलियो। याद रखिएगा, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का जो सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है वह पोर्टफोलियो होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन निम्न में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त है? यहाँ पर आपको बताना है कौन सा एक संकेतक उपयुक्त होगा। प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंता, सहयोग या फिर स्मरण रखना? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा स्मरण रखना। ये एक संकेतक है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? सृजनात्मक लेखन है, निर्देशन प्रदर्शन है, हस्तपरक गतिविधि है या फिर चित्र पठन है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा संकेतक का आकलन करने का जो सबसे उपयुक्त तरीका होगा वो हस्तपरक गतिविधि होगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु या फिर थीम है? सौरमंडल, मौसम, ऊर्जा या फिर भोजन? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भोजन। याद रखिएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार एक पर्यावरण अध्ययन की जो विषय वस्तु होगी या फिर जो थीम होगी वो क्या होगा? भोजन होगी। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कई बार बच्चे लिखते हुए त्रुटियां कर देते हैं। लिखने की त्रुटियों को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं: डिस्प्रेक्सिया में, डिस्ग्राफिया में, अप्रेक्सिया में, अग्रेफिया में या फिर उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पर बच्चा लिखने में त्रुटियां कर रहा है तो ये डिस्प्रेक्सिया में, डिस्ग्राफिया में, अप्रेक्सिया में और अग्रेफिया में हम इन त्रुटियों को बांट सकते हैं लिखने की। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया मुख्यतः रिक्त स्थान की समस्या के साथ संबंधित है। कौन सी समस्या के साथ संबंधित है? यहाँ पर देखिए 1 से 2 प्रश्न कोई सी भी एग्जाम हो शिक्षक से संबंधित, तो उसमें 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं विकास से संबंधित। तो इस पर मैंने एक प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाई है जिसमें 30 से 40 प्रश्न लिए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो यहाँ पर आपको बताना है डिसलेक्सिया मुख्यतः रिक्त स्थान की समस्या के साथ संबंधित है। सुनने, बोलने और सुनने या फिर पढ़ने। तो डिसलेक्सिया के बारे में पूछा गया है तो ये मुख्यतः पढ़ने की समस्या के साथ संबंधित होगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है और सरल सा प्रश्न है, कोणार्क मंदिर के बारे में पूछा गया है कि ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, ओडिशा में है या फिर तमिलनाडु में है? सरल सा प्रश्न है, जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को पता होगा कि कोणार्क मंदिर ओडिशा में स्थित है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व विकलांग दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? इंपोर्टेंट ही एग्जाम में पूछा जाता है। विश्व विकलांग दिवस 3 नवंबर को, 3 अक्टूबर को, 3 दिसंबर को या फिर 3 मार्च को? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 3 दिसंबर को। याद रखिएगा, विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए लास्ट प्रश्न है, श्रमिक मधुमक्खी अन्य मक्खियों को भोजन के स्रोत की दिशा ज्ञात कराती है भिन्न भिनाकर नृत्य के द्वारा, रासायनिक संकेतन के द्वारा या फिर स्पर्श द्वारा? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा नृत्य के द्वारा। याद रखिएगा, श्रमिक मधुमक्खी जो होती है दोस्तों वो अन्य मधुमक्खियों को भोजन के स्रोत की दिशा ज्ञात कराती है नृत्य के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी वाला होगा। तो यहीं पर हमारे 30 प्रश्न थे पर्यावरण अध्ययन के, वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आज की वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो में आपको कितने नंबर आए कमेंट्स के माध्यम से आपको बताना है। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों के साथ में। तो जल्दी ही दोस्तों एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।